सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो काफी दिनों से रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि भैया जीएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करा दो, जीएसटी के नोट्स प्रोवाइड करा दो। तो मैंने फाइनली आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी हैं। देखा जाए तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, बिकॉज जो मैंने पहले करी तो करप्ट हो गई थी सारी की सारी वीडियोस। तो अभी मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग की है। इस वीडियो को कौन कौन बच्चे देख सकते हैं? इस वीडियो को अक्टूबर वाले बच्चे एंड दिसंबर वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। कौन सा चैप्टर कवर करा रहा हूं आज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको, 110% आपको चीजें याद हो जाएंगी साथ के साथ। मेरे को आपसे बस एक चीज चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन। आप अगर कॉन्सेंट्रेट होकर चीजें सुनोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं चीज आपको समझ आ जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा कहीं भी। अच्छा, आप बोलोगे भैया नोट्स प्रोवाइड कराओगे? तो देखो, मैं नोट्स आपको ये नहीं दूंगा। रीजन बताता हूं। अगर मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं तो उससे क्या होता है ना, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके वो फोन में पड़ी रहती है, वो यूज में नहीं आती है। इसीलिए आज आपको क्या करना है, जब आप वीडियो देख रहे हो साथ के साथ वीडियो को पॉज करो, नोटिंग करो। इसीलिए जब भी मैंने क्या बोला आपको याद हो जाएगा। कंसंट्रेशन के साथ जब आप समझोगे और साथ ही साथ आप इसको लिखते चलोगे। मैंने सारे नोट्स फ्लो चार्ट में बनाए हैं, मेरा लगभग जितना भी हो सारा फ्लो चार्ट उसमें बना हुआ है, तो आपको याद बहुत अच्छे से होगा। इसलिए मैं आपको यही चीज बोलूंगा, आप इसको नोट डाउन करना अपने हाथों से। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये कि आप प्रेफर ये करना कि इसके नोट्स अपने हाथों से लिख लो साथ ही साथ, ठीक है। कोई चीज समझना है पीछे करके दोबारा सुन लेना और फॉरवर्ड मत करना। बस इतनी ही चीज जो है मैं वो बोलना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले। अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किस किस को कराना जरूरी होता है और कब कराते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए बंदा एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए हम देखते हैं उसका एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, इसको हम अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल हमें यह देखना है कि जो सप्लायर है वो क्या सिर्फ गुड्स में डील करता है, या फिर वो दोनों में डील करता है, या फिर सिर्फ सर्विसेज में डील करता है। मतलब अगर वो सिर्फ गुड्स में डील करता है तो भैया हम उसमें तीन चीजें देखेंगे। मतलब वहां पे तीन वो आ जाएंगे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तीन टर्नओवर लिमिट आएंगे। बट अगर वो सर्विसेज में डील करता है या फिर दोनों में, गुड्स में और सर्विसेज दोनों में डील करता है, तो उस केस में आपकी दो लिमिट्स एप्लीकेबल होंगे, 10 लाख और 20 लाख। ये स्टेट्स के नाम है, आपको ये क्रैम ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई मतलब इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। बस एक चीज है कि ये जो 10 लाख का टर्नओवर है यहाँ और ये यहाँ, ये तो सेम है। देख लो यहाँ जितनी स्टेट्स हैं वही स्टेट्स यहाँ पे हैं, चार स्टेट यहाँ पे हैं, चार स्टेट यहाँ पे हैं, तो ये आपका 10 लाख का टर्नओवर सेम है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या करना है, आपको 20 लाख का टर्नओवर वाली लिमिट याद करनी है भैया। बस इसको याद कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा हाँ भाई कौन कौन सी चीजों में हो रहा है। मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ आपको याद किस तरह करना है, ध्यान रखना है इस चीज को। कौन से पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में मदद करेंगे वो भी मैं अभी साथ के साथ ही बताता जा रहा हूँ। ये वाली चीज एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। यहाँ पे 20 लाख रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो सीधी सी बात है भाई, इस स्टेट को याद कर लो, आपको समझ आ जाएगा भाई गुड्स का, अगर वो सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है और ये वाली स्टेट्स हैं तो 20 लाख का टर्नओवर लिमिट लगेगा, अदरवाइज फिर 40 लाख का लगेगा। और अगर वो सर्विसेज और इसमें डील कर रहा है तो रेस्ट ऑफ द इंडिया सेम है, मतलब वो तो। अब आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। इसी की लड़ाई है बेसिकली। एग्रीगेट टर्नओवर है क्या, यही समझ नहीं आता। इंस्टीट्यूट इसके ऊपर फुल फ्लैज क्वेश्चन दे देता है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी बना देता है। वो आइटम्स दे देगा और एट द एंड वो लिख देगा कि एग्रीगेट टर्नओवर बताओ क्या है। दिसंबर 2020 में भी ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, जिसमें आपको एग्रीगेट टर्नओवर बताना था। तो आप ये कैसे निकालोगे? एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, जितने भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट करी हैं, आप उसको लोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, जितने भी आपके एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो आप एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज को करते हो, आप वो भी इंक्लूड करोगे। इवन उसका नील रेटेड क्यों ना हो टैक्स रेट, ठीक है, आप उसको भी इंक्लूड करोगे। कोई अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जिसका टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, आप उसको भी इंक्लूड करोगे जिस टाइम पे आप एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन कर रहे होगे। अगर आपकी कोई इंटर स्टेट सप्लाई है डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, जो सेम पैन के साथ रजिस्टर होता है दूसरे उसमें। मान लो मैं ही हूं, मेरी एक यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन और मेरी दूसरी ब्रांच है हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन मेरा वहां पे, तो सेम पैन से होगा ना रजिस्ट्रेशन, तो सिर्फ स्टेट्स बदली होंगी। तो बस ये होता है डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो वो वाली सप्लाई होंगी। साथ ही साथ अगर आपने सप्लाई अपने बिहाफ पे की है या फिर आपने सप्लाई करी है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो वो भी आपका कैलकुलेट होगा इन एग्रीगेट टर्नओवर। क्या चीजें हटेंगी एग्रीगेट टर्नओवर से?
पहली चीज, जो इनवर्ट सप्लाई पे जिस पे रिवर्स चार्ज देना पड़ रहा है, तो वो तो देखा है तो हमारा टर्नओवर तो है नहीं भाई, वो सेल हमारी तो है नहीं, हमें तो सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको इनवर्ट सप्लाई में ले लेंगे। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जितने भी टैक्स होते हैं जीएसटी वाले, 5 होते हैं जीएसटी बेसिकली, तो वो आपके यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। जनरली आपके लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अदरवाइज बाकी और कोई भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। अच्छा, अब आते हैं कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। जिस टाइम पे आप एग्रीगेट टर्नओवर का इस्तेमाल कर रहे हो, सॉरी कैलकुलेट कर रहे होगे, उस टाइम पे वहां पे नोट्स बनाना, कुछ चीजें आएंगी जो आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगी। अगर कोई भी पार्टनर है और उसकी पार्टनरशिप फर्म है, तो आप इन दोनों के टर्नओवर को मिक्स नहीं करोगे। अगर पार्टनर का अपनी कैपेसिटी में कुछ कमा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, उसके टर्नओवर को उसकी पार्टनरशिप फर्म के टर्नओवर से आपको एग्रीगेट नहीं करना है। इस नॉट वर्ड पे ध्यान देना, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में लिखा है। अगर कोई करता है एचयूएफ के अंदर, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपनी कैपेसिटी में कुछ कमा रहा है, ठीक है, और जो उसके एचयूएफ का बेसिकली जो वो जो करता अपने एचयूएफ के लिए, एचयूएफ की कैपेसिटी में कमा रहा है, तो उन दोनों के टर्नओवर को आपस में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। एक और चीज, कोई भी जॉब वर्क है, जॉब वर्कर कौन होते हैं आपको पता है, जो भी जॉब वर्कर है, अगर वो जॉब वर्कर किसी और का काम कर रहा है, बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ काम कर रहा है, तो वो जो गुड्स उसके प्रिंसिपल उसको देगा, वो उसके टर्नओवर में नहीं आएगा, वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में एग्रीगेट होगा, ठीक है। उस प्रिंसिपल के टर्नओवर पे एग्रीगेट के टाइम पे हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जॉब वर्कर का उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका नहीं है, सिर्फ वो उसके ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से पर्सन है जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनको नहीं लेना है। तो जो भी पर्सन एंगेज है एक्सक्लूसिवली, इस वर्ड को फोकस करना, एग्जेम्प्ट गुड्स या फिर होली एग्जेम्प्ट गुड्स में, ठीक है, मतलब वो वाले गुड्स में जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, या फिर जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता है। अभी बोलोगे भाई आपने एग्रीगेट टर्नओवर के टाइम पे बोला उन्हें इंक्लूड करना है, उन्हें उस वक्त इंक्लूड करना है जब आप उन गुड्स के साथ में कुछ और भी कर रहे हो, और भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में तो आपको कंसिडर करना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड ही सप्लाई कर रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ आपका जो होली एग्जेम्प्ट गुड्स हैं जिसके ऊपर कोई टैक्स रेट नहीं है, वो वाले गुड्स हैं, सिर्फ मैं उन्हीं में डील करता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हारा टैक्स ही नहीं बनेगा, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना ही क्यों, तो इसलिए आप उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। सेकंड, एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब किस हद तक, जिस हद तक उसका कल्टीवेशन, मतलब जो इनकम उसकी कल्टीवेशन ऑफ लैंड से हो रही है, सिर्फ वहीं तक होगा, उसके आगे की इनकम आपकी टैक्स हो जाएगी, लेकिन यहां तक आपका, ये लोग कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, वो कैटेगरी ऑफ पर्सन जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। 2-3 कर रखी है, उस ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप चाहो तो उसे बुक से पढ़ सकते हो, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। अब यहां से शुरू होगा आपका मेन जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती हैं। पहला, वो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन बना देता है, भाई बताओ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये जो पर्सन मैंने 7 लिखे हैं, इनको इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर वो करना ही पड़ेगा। ये वर्ड लिख लेना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर, इनको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, चाहे इनका 2 रुपए का टर्नओवर क्यों ना हो। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो अगर आप गुड्स की, इस केस में आपको करना ही करना है। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। थर्ड, अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो हो गया। एक और, जो रिवर्स चार्ज पे करता है किसी और के बिहाफ पे, मतलब जो रिवर्स, मान लो मेरे को रिवर्स चार्ज पे करना है, तो मेरे को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मेरे को पे करना है टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 95, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं डिडक्ट करता हूँ टैक्स अंडर सेक्शन 51, उस केस में भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का केस है, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन हमको लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते कैसे से पहले आपका इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट्स है कि रजिस्ट्रेशन होता कितने तरीके का और कौन कौन करवाता है। 5 तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली। आपने कभी ध्यान दिया इस चीज के ऊपर? पहला, जिसका भी टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा, तो पहला तो नॉर्मल है, तो जिसका भी टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा भाई, उसको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट टर्नओवर एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट आपको सारी लिमिट्स याद होंगी ना, बस जिस दिन वो टर्नओवर एक्सीड हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। नहीं करोगे तो उसका आगे चल के मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन आपको करना होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। एनआरटीपी मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब इन शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना, मैं इतने बड़े बड़े शब्द इतनी बार नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। इनको अप्लाई करना होता है 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी वो लोग आते हैं, ये लोग कभी भी ट्रेड फेयर में आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो 5 दिन पहले कराएंगे आने से, ठीक है। क्या प्रोसीजर है वो मैंने अभी पूरा आगे डिटेल में इसका भी अलग से लिखा है।
नेक्स्ट आता है अगर सप्लाई हो रही है टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया, तो बेसिकली वहां से आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वहां पे आपको उस कोस्टल स्टेट या यूटी से कराना है जो वहां पे नियरेस्ट पॉइंट हो। किसके नियरेस्ट? एप्रिएट बेस लाइन। ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा, आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम पे कहाँ पे टिक करना है, तो इस वर्ड को याद रखना, जो भी नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट पॉइंट होगा एप्रिएट बेस लाइन वो, ठीक। देन वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, जो अपने आप कराना चाहता है, जिसको मजा आता है भाई कि चलो पे करेंगे टैक्स, अपना कंप्लाई करेंगे, तो ठीक है आप लोग भी करा सकते हो। आपका प्रोसीजर हमने इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब कर रखा है। प्रोसीजर आपका सभी का सेम है, इसके अंदर ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि आपने सीजीएसटी और आईजीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक है। अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। भैया प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया है पूरा कंप्लीट, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आपको भरना होता है REG1। प्लीज इन फॉर्म्स को याद कर लेना, ये पेपर में एमसीक्यू के तौर पे वो पूछेगा ही पूछेगा। जहां पे आपको डिक्लेयर करना होता है पैन, नेम, स्टेट, यूटी, मतलब जो जो नॉर्मल चीजें होती है बेसिक डिटेल्स वो करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप पार्ट ए भर दोगे, पार्ट ए भरने के बाद आप देन नेक्स्ट उस पर जो ये पर्टिकुलर्स होंगे वो वेरीफाई करेगी जीएसटी अथॉरिटी। वेरीफाई करने के बाद आपका एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा, दैट इज टेम्पररी रेफरेंस नंबर। इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर से आप फिल करोगे पार्ट बी। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है, खैर वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो REG पार्ट बी भरोगे। पार्ट बी भरने के बाद आपका क्या होगा, जीएसटी अथॉरिटी आपका ये फॉरवर्ड करेगी प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर, अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो एकदम परफेक्ट होगी, फिट, तो उस केस में क्या होगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं तो उस केस में क्या होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है उस केस में तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा REG06 के अंदर, ये ध्यान रखना। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा वो इशू करेगा नोटिस इन REG03। कभी भी नोटिस इशू होगा कहीं भी इस पूरे रजिस्ट्रेशन में REG03 के अंदर होगा, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो विद इन 3 वर्किंग डे, ठीक है। आपको फर्निश करना होगा क्लैरिफिकेशन REG04 में, हमेशा आपको REG04 में ही करना पड़ेगा, चाहे आप आगे किसी में भी देखना। अभी मैं आपको जब कैंसिलेशन, रिवोकेशन इन सब में बताऊंगा, तो आपको जब भी क्लैरिफिकेशन भरना है वो REG04 में ही भरोगे। आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर करना। वर्किंग डेज के ऊपर ध्यान रखना, कहीं भी यहाँ पे डेज यूज होगा वो वर्किंग डेज होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने क्लैरिफिकेशन दिया उस केस में दो काम हो सकते हैं, एक तो प्रॉपर ऑफिसर आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर अब भी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या होगा, अगर भाई सेटिस्फाइड हो गया तो भाई सीधी सी बात है REG06 में आपको मिल जाएगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो भाई वो रिजेक्ट कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा आपको REG05 के अंदर, आपको वो फर्दर चांस नहीं देगा, ठीक। अब एक और केस हो सकता है, भैया अगर उसने कुछ भी नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, उस केस में क्या होगा। उस केस में एक्ट कहता है कि आपको विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ एप्लीकेशन, अगर जो सबसे पहला जहां पे जब आपने पार्ट बी भरा था वहां अगर 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो भाई आप मान लेना कि आपका ये अप्रूव हो गया है। अगर आपने फर्निश करी है डिटेल्स उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो कहता है एक्ट कि उस टाइम पे भी आप ये डीम्ड कर लेना कि आपका अप्रूव हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। कहां पे इशू होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका ग्रांट किया जाता है इन REG06 के अंदर। मोर देन 1 ब्रांच है इन सेम स्टेट, तो आपकी चॉइस है, आप एक सर्टिफिकेट चाहते हो तो आप एक ले सकते हो, अगर आप सेपरेट चाहते हो तो सेपरेट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप सेपरेट लेते हो तो भाई सबका अलग अलग होगा, लेकिन अगर आप एक लेते हो तो उस एक सर्टिफिकेट के अंदर जितनी भी प्लेसेस होंगी वो सारी की सारी मेंशन होंगी उस सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको लगाओ टेक इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, क्यों, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको केस सिनेरियो देगा और पूछेगा आपसे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। उस केस में आपको ये फ्लो चार्ट याद रख लेना है, बस इतना सा देखो, ज्यादा नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन जिस भी दिन आपका टर्नओवर एक्सीड किया, अगर 30 दिन के अंदर आपकी सबमिट हो गई तो उस केस में तो द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट अगर आपने 30 दिन से बाद करा तो उस डेट को, जिस भी दिन आपको ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन, जिस भी दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा, हम उस दिन को मानेंगे। आप बोलोगे भैया इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ता है, आप जो आईटीसी है वो क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आप 30 दिन बाद अप्लाई करते हो तो आप आईटीसी उस दिन से क्लेम कर पाओगे जिस दिन आपका बेसिकली
वो सर्टिफिकेट मिला है आपको। लेकिन अगर आप पहले ही 30 दिन के अंदर अंदर कर दोगे तो जब आपको सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बाद आप आईटीसी कब से इशू मान ले सकते हो, आप आईटीसी अपना क्लेम कर सकते हो जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ था तब से आप उसका आईटीसी अवेल कर सकते हो। इसलिए जो जनरली टाइम लिमिट के अंदर सब लोग कर देते हैं। अब आपका आता है इशू ऑफ रिवाइज इनवॉइस। इसमें क्या होता है, इशू ऑफ रिवाइज इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, भाई आज हमारी टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो गई, हमने आज अप्लाई किया, अब टेक्निकली अभी हमें आज से इनवॉइस इशू करने चाहिए, बट एक टाइम पीरियड होता है हमारे अप्लाई करने से अप्रूव होने तक, इस बीच के बीच हम क्या, इस दौरान हम करेंगे क्या? तो इस दौरान गवर्नमेंट कहती है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, जिस टाइम पे आपका वो इशू होगा सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ऑलरेडी इशू कर रखी है, जो फॉर द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ आपको इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ किया था तो आपको कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस कर सकते हो। अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई थी तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2,50,000, अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करनी होंगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछता है, वो एमसीक्यू में पूछता है, वन वर्ड में पूछ सकता है वो इनफैक्ट। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको मिस मत करना। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, रीजन ही यही है क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ एक एक चीज अच्छे से बताऊं, अदरवाइज देखो मैं कुछ नहीं सीधा जल्दी जल्दी बोल कर चलाता नहीं, मैं चाहता हूँ आपको समझाऊं अच्छे से चीजों को। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई रजिस्ट्रेशन हमने बनाया, हो सकता है भाई हमने प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किया तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है, उस केस में क्या करोगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई ऑनलाइन इन REG 14 विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा उस चेंज की, चेंज हो चुका है कोई बात नहीं, आप हमें इन्फॉर्म कर दो। अब प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड हो गया है तो सीधी सी बात है भाई वो ऑर्डर इशू कर देगा REG 15 में, एंड वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा उस पैन से जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रखे होंगे सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने बोला था ना REG 03 के अंदर, बट डेज चेंज होते जाएंगे, वहां पे फॉर्म सेम रहेगा, तो REG 03 में आपको 15 डेज के अंदर आपको वो रिप्लाई दे देगा, नहीं देता है सॉरी, उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ये आपको यहाँ पे ये देखो फर्निश करनी है REG 04 में विद इन 7 वर्किंग डेज, उसके बाद हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो जाए तो हो जाएगा, तो भाई REG 06 इशू कर देगा, नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं रिजेक्ट कर देगा। तो बस ये चीज है। ठीक है, रिजेक्ट कहां करेगा, REG 05 में। ये 3 फॉर्म तो बहुत याद रख लेना, अगर कहीं भी एक्सेप्टेंस, अगर कहीं आपको इन्फॉर्म कर रहा है वो रिजेक्ट करके तो REG 05 में जाएगा, अगर आपसे डिमांड कर रहे हैं डिटेल्स तो REG 03 में जाएगा, और आपको डिटेल्स देनी है तो REG 04 में जाएगा। आंख बंद करके टिक कर लेना इसको। तो अब हो सकता है भाई हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, कैंसिलेशन की भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो कैंसिलेशन के लिए क्या करना होता है, कैंसिलेशन 2 तरह से होता है, एक तो हम खुद कर रहे हैं, एक जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है हमारा। अगर हम खुद कर रहे हैं तो भाई REG 16 है, आप इसके अंदर अप्लाई करो। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के साथ आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, आपके पास कितना स्टॉक और लायबिलिटीज है, एंड आपको जितना भी पेमेंट है टैक्स का वो आपको विद इन 30 डेज करना होगा। जीएसटी ऑफिसर आपका कैंसिल कर देगा, बट एक चीज ध्यान रखना, जितना भी इनपुट और कैपिटल गुड है उसके ऊपर से आपका आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। एक और चीज, देन सबमिट फाइनल रिटर्न। जब आपका सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको करना है फाइनल रिटर्न सबमिट करनी है। कितना, कौन सी रिटर्न होगी, GSTR 10 विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। जिस भी दिन ऑर्डर हुआ है कैंसिलेशन का उस दिन से 3 महीने के अंदर अंदर आपको GSTR 10 भरना पड़ेगा फाइनल रिटर्न। ठीक, अब आप बोलोगे भैया हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था ऐसे देखने के लिए, लेकिन हमें मजा नहीं आया तो हम कैंसिल करा सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है आपने अपने आप ले तो लिया रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है उस केस के अंदर आप 1 साल से पहले अप्लाई ही नहीं कर पाओगे कैंसिलेशन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आप 1 साल से पहले कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, अगर जीएसटी ऑफिसर हमारा कैंसिल कर रहा है तो मतलब सुओ मोटो अपना वो ले रहा है इस चीज के ऊपर, मान लो उसको लगता है हमने कोई रिटर्न नहीं भरी है कुछ भी इस रिगार्डिंग, तो क्या करते हैं जीएसटी ऑफिसर आपको इशू करेगा एक नोटिस इस रिगार्डिंग में, एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा बीइंग हर्ड की, बेसिकली वो आपको सुनेगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो
आपको सारी दिक्कतें बताएगा और आपसे भी सुनेगा। उसके बाद क्या है, अगर वो लगता है कि हमें कैंसिल होना चाहिए, वो कैंसिल कर देगा सर्टिफिकेट। एंड आपको इस केस में भी जो आईटीसी होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा, एंड जो आपकी रिटर्न होंगी वो आपको फाइल करनी होगी। रिटर्न कौन सी? फाइनल रिटर्न। एंड फाइनल रिटर्न मैंने अभी आपको बताया जीएसटीआर 10, ये वाली, ये देखो, ठीक है, सेम टाइम पीरियड। तो इसीलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता आपका, मान लो जीएसटी जो ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, उसने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उस टाइम पे हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आप क्या करना चाहते हो? अप्लाई करना चाहते हो, सर प्लीज इसको रिवोक कर लो, कैंसिलेशन के ऑर्डर को। तो आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन मान लो प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब आप चाहते हो सर उस टाइम गलती हो गई मेरे से, आप प्लीज ऑर्डर को वापस ले लो, जो भी गलती हुई है मैं उसको सुधार रहा हूं। आप इसको अप्लाई कर सकते हो REG 21 के अंदर, ठीक है, विद इन 30 डेज, कैंसिलेशन के 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास चांस नहीं है। आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है फॉर द फेलियर ऑफ द रजिस्ट्रेशन पर्सन टू फर्निश रिटर्न, अनलेस सच रिटर्न्स आर फर्निश्ड एंड एनी अमाउंट ड्यू एज टैक्स पेड विद इंटरेस्ट और लेट फी। आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। बेसिकली अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करी थी, यहाँ पे इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करी थी, जब तक आप उन रिटर्न्स को नहीं भर दोगे आप आगे नहीं कर सकते हो। आपको अपना पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड लेट फी। उसके बाद आप प्रॉपर ऑफिसर के पास में अप्लाई करोगे। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस केस में भाई वो रिवोक कर देगा, नहीं होता है तो भैया वो रिजेक्ट करेगा और इन्फॉर्म करेगा, किसमें? REG 05 के अंदर, ठीक है। सीओ मोटर रजिस्ट्रेशन, सीओ मोटर रजिस्ट्रेशन क्या है? प्रॉपर ऑफिसर फाइंड करता है दैट कि जो पर्सन है लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट has failed to apply for such registration may register the said person on the temporary basis। अब किसी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हाँ भाई इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अभी तो कैंसिल किया था, अब वो कहता है इसका होना चाहिए लेकिन इसने करा नहीं रखा, तो स्वयं वो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा क्या करेगा भाई? उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा टेम्परेरी। इस केस में क्या होता है, जो टेम्परेरी, इसमें वो ऑर्डर कर देगा REG 112 में, ठीक है। जिसको भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बेसिकली दिया जाता है तो उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अब अप्लाई करना होता है, कितने टाइम के अंदर? विद इन 90 डेज। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यहाँ पे जितने डेज आ रहे हैं ना वो डेज को लेके पूछेगा ही पूछेगा। गारंटी देता हूं आपको मॉडल एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वन वर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। वो आपसे पूछ लेगा बताओ कितने दिन में करना होता है, वन वर्ड में आंसर दो। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से चीजें सुनते चलो, बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से चीजें करो, ठीक है ना। एंड इसको मैं मान रहा हूं कि आप लोग इसको साथ साथ नोट कर रहे होगे, या आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको याद हो रही होंगी चीजें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, देखो बस थोड़ा और बचा है, ज्यादा है भी नहीं, अप्रॉक्स हाफ एन आवर जाएगा ये, मतलब हाफ एन आवर रहेगी टोटल वीडियो, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। अब आते हैं आगे। अगर मान लो हमने खुद ने अप्लाई किया था भाई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दो, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इस केस में 90 दिन नहीं, इस में तो आपको 30 डेज में करना पड़ेगा, 90 दिन तक का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इसमें 30 दिन का इंतजार करेंगे, सबमिट करो 30 दिन के अंदर, दैट्स इट। तो यही है, आपको जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है 30 दिन के अंदर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। दोनों के प्रोविजन अप्रॉक्स सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। जो चीजें डिफरेंस होंगी वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बस हाँ दोनों के चीजें सेम है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। दोबारा ये सब मेरे को लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला बेफालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें, आप भी मत करना इसको दोबारा लिखने में, चीजें ध्यान रख लेना। क्या है इनका? देखो सबसे पहली चीज तो दोनों का ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, जहां दिखता है भाई हाँ ट्रेड फेयर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, वो जाके अपना कर लेते हैं। इनको रजिस्ट्रेशन कहाँ मिलता है, किस प्रोसीजर में मिलता है? 24 के अकॉर्डिंग ही मिलता है, पूरा सेम प्रोसीजर है दोनों के लिए। अब 25 में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको अभी बताया, कराना पड़ेगा, तो 5 दिन पहले आपको कराना ही है। सेकेंड चीज जो इसने बोला है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट होगा ओनली आफ्टर, जब आप उसकी जो जीएसटी है उसको एडवांस में पे कर दोगे। आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा भाई मेरा इतना सेल हो जाएगा, इसके बेसिस पे मैं इतना टैक्स भर रहा हूं, जब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बाद में अगर आपने फालतू भर दिया तो आपका वो ले लिया मतलब वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर देंगे। अगर आपने कम भरा होगा तो आपसे वो वसूला भी जाएगा, सीधी सी बात। 27 के अंदर लिखा है जो आपका सर्टिफिकेट है वैलिड होता है कितने डेज के लिए? 90 डेज के लिए, या फिर एस्टिमेटेड पीरियड जितने टाइम के लिए वो आ रहा है, या फिर मैक्सिमम 90 डेज।
अब ऐसा हो सकता है कि भाई उसको लगता है कि हाँ भाई अभी सेल सही हो रही है, काम करता हूँ, थोड़ा टाइम और मिल जाए तो मजा आ जाएगा, तो प्रॉपर ऑफिसर को आप अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे अप्लाई करना है? बेसिकली एनआरटीपी के केस में तो आपको RE09 के अंदर करना है, ये 9 लिखा हुआ है तो प्लीज करेक्ट करें, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का केस है तो इस केस में आप RG11 में करोगे। एक चीज का ध्यान रखना, एक्सपायरी ऑफ पीरियड से पहले पहले, उसके बाद नहीं, पहले पहले। तो हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए, आपको फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन दे दे, लेकिन कुल मिला के जो टोटल होता है वो 180 डेज का ही होता है। जब भी इसका एमसीक्यू आए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब वो पूछ रहा है एग्जाम में, वो पूछ रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, आपको ये देखना है। अगर वो शुरुआत में पूछ रहा है तो आपको ये देखना है कि एस्टिमेटेड पीरियड है 90 डेज, जो भी ज्यादा होगा उसको, मतलब जो भी कम होगा आप उसको ले लेना, ठीक है। अगर जो फर्दर के बाद पूछ रहा है, एक्सटेंशन के बाद पूछ रहा है, तो उस केस में भाई सीधी सी बात है 180 डेज, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दोनों को रिटर्न्स भरनी होती हैं, बिल्कुल रिटर्न्स भरनी होती हैं, जीएसटी 1 भरनी होती है, जीएसटी 3 भी भरनी होती है। जो अमाउंट होता है टैक्स का, एडवांस टैक्स, या आपका रिटर्न नहीं होगा या फिर रिफंड नहीं होगा जब तक आप सारी रिटर्न्स नहीं भर देते हो। तो कुल मिला के ये था आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देखा है, मुझे पता चल जाएगा किन लोगों ने अभी देखी है। आप लोगों को बस एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देना है, आपको नोट्स कैसे लगे, आपको वीडियो कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, मैं कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता था इस चीज में। अगर कोई चीज लगता है कि भैया ये अमेंडेड नहीं है या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, आप वो भी चीज कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड यस, पर्सनली अगर आप मेरे से मैसेज करना चाहते हो, इंस्टा और टेलीग्राम कहीं भी कर सकते हो, नीचे चैनल एंड ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो के अंदर, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो बट इट्स ओके। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जिन लोगों ने जीएसटी की पहले वाली वीडियोस नहीं देखे वो जाके देख लेना, जीएसटी की प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, आप विजिट कर सकते हो। एंड जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप चैनल विजिट कर लेना, आप देखना मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आप सभी लोग कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे। एंड लाइक जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। तो यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।